हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस वर्सेस रिजर्व्स। प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। अधिकतर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है या दोनों का मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है। प्रोविजंस की बात करते हैं तो प्रोविजन इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में बनता है, विच इज़ सर्टन टू बी इनकर्ड बट इट्स एक्यूरेट अमाउंट इज़ नॉट नोन। ये है कि लाइबिलिटी तो है, हमारी लाइबिलिटी इनकर्ड तो होनी है, बट कितने अमाउंट की होनी है ये हमें नहीं पता होता, तो उसे हम बोलते हैं प्रोविजन। इट इज़ चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एस्टिमेशन बेसिस। जैसे कि ऊपर बात करी गई कि लाइबिलिटी होगी ही होगी, बट कितनी अमाउंट की होगी नहीं पता, इसीलिए हम इसे एक एस्टिमेशन बेसिस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, चार्ज कर देते हैं। It should clearly understood that if the amount is of liability can be determined with reasonably accuracy, it cannot be provision। अगर हम बात करें कि अगर इसकी अमाउंट पता ही है, अगर लाइबिलिटी पता है होगी ही होगी और अमाउंट भी एक्यूरेट पता है, तो वो फिर प्रोविजन किस बात का। प्रोविजन और एक्सपेंस में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि प्रोविजन लाइबिलिटी है, वो भी लाइबिलिटी, एक्सपेंस भी लाइबिलिटी है। डिफरेंस ये है कि वो इनकर्ड होगा, उसकी अमाउंट कितनी इनकर्ड होगी पता नहीं होती, वो एक्यूरेट पता नहीं होती। और वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो उसकी अमाउंट भी हमें एक्यूरेट पता होती है। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स प्रोविजन हैज़ टू बी मेड रिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज इज अर्निंग इनफ प्रॉफिट्स और इनकरिंग लॉसेज। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्रोविजंस को समझने के लिए अगर हम बात करें सैलरी एक खर्चा है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। सैलरी एक खर्चा है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और हम उसे क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी के नाम से डाल देते हैं क्योंकि वो एक खर्चा होता है। अगर हम बात करें प्रोविजंस की तो सेम ट्रीटमेंट इसको भी दिया जाता है और इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन के तौर पे दिखाया जाता है, डेबिट साइड में ही। बस अंतर सिर्फ इतना है कि क्या उसकी अमाउंट हमें पता है। अगर हमें पता नहीं है तो हम उसे प्रोविजन कहते हैं, अगर हमें एक्यूरेट अमाउंट पता है तो हम उसे एक्सपेंस कहते हैं। सैलरी एक्यूरेट अमाउंट उसकी पता होती है, हमें कितनी सैलरी देनी है, इससे हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्यूरेट अमाउंट से डालते हैं। प्रोविजंस का क्या होता है, उसकी एक्यूरेट अमाउंट हमें पता नहीं होती, बट लाइबिलिटी होनी है, इतना तो तय है, इतना हमें पता है, तो हम इसे क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालते तो हैं, बट एक एस्टिमेशन बेसिस पे हम अनुमान लगा लेते हैं। अब देख, जैसे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा तो क्या हम सैलरी नहीं देंगे? सैलरी देंगे भी और प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे भी, तो वही काम हम प्रोविजंस के साथ भी करेंगे। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा तो इसका क्या मतलब है, क्या हमारी लाइबिलिटी इनकर्ड नहीं होगी? होगी, बट किस अमाउंट की होगी ये पता नहीं है, तो क्या हुआ, हम एस्टिमेशन बेसिस पे तो भी हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा प्रोविजन। चलिए जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स जो हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा, हमें एक्यूरेट अमाउंट नहीं पता होती, हम एक एस्टिमेशन बेसिस पे 10%, 15%, वट एवर द रेट, हम एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं उसके चार्ज करने के। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक एस्टिमेशन बेसिस पे चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन लगना है ये तो तय है, बट कितने अमाउंट का लगना है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ असेट लगभग डेप्रिसिएशन जैसा ही है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बनाया, टैक्स कितना जाना है ये हमें नहीं पता क्योंकि हमारी इनकम अभी सर्टेन नहीं हुई है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए प्रोविजन बनाया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमारे डेटर्स जो पैसे लेके भाग जाएंगे उनके लिए हमने एक प्रोविजन बनाया कि हमें पता है कि कुछ हर साल में इतने भागते हैं तो इस साल भी भागेंगे, बट कितने अमाउंट का लेके भागेंगे इतना हमें तय नहीं है, इसलिए हम इसे भी प्रोविजन में काउंट करते हैं। आइए बात करते हैं रिजर्व। तो रिजर्व का मतलब ये होता है कि कुछ बचा के रख लेना। अब बचा के रखने लेने का मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ है तभी उसमें से बचाया जा सकता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तभी हम उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट असाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लॉस हुआ तो रिजर्व्स नहीं बन सकते। अगर हम प्रोविजंस की बात करें, लॉस हो चाहे प्रॉफिट, क्योंकि वो खर्चा है, एक लाइबिलिटी है, इनकर्ड होएगी ही होएगी, ये तय है, बट अमाउंट पता नहीं है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो ले जाएंगे। बट अगर हम रिजर्व्स की बात करें, अगर प्रॉफिट है तो बनेगा, लॉस है तो नहीं बनेगा। ठीक है,
रिजर्व्स आर अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब ये प्रॉफिट में से निकाला जाता है। अगर लॉस है तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो उसमें से हम क्या बचाएंगे। अगर हमारे पास 10 रुपये हैं तो हम 10 में से 2 रुपये बचा सकते हैं, बट अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम उसमें से बचा नहीं सकते। इसलिए हम रिजर्व को सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये एक तरीके से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। 12th में पहला ही चैप्टर है पार्टनरशिप का बेसिक वाला, जिसमें इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। वहाँ पर भी हम रिजर्व्स को असाइड करते हैं प्रॉफिट्स में से। अगर लॉस होता है तो वहाँ पर हमारा रिजर्व असाइड नहीं होता। तो सेट असाइड करने के लिए हमारा प्रॉफिट होना ज़रूरी है, हम प्रॉफिट की सिचुएशन में होना ज़रूरी है। ओके, रिजर्व्स आर नाइदर एक्सपेंसेस नॉर लॉसेस, ना तो ये एक्सपेंस है ना ही कोई लॉस है, क्योंकि ये हम बचा रहे हैं फॉर द फ्यूचर। अभी के लिए हमने क्या करा, बचाया है, फ्यूचर में उसको यूज़ करेंगे। बचाएंगे जब हमारे पास बचाने के लिए कुछ हो। ठीक है, दीज आर नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं करते, इसे सेट असाइड किया जाता है। दोनों में अंतर है, चार्ज और सेट असाइड। चार्ज हम करते हैं जब हम खर्चा ट्रीट करते हैं, सेट असाइड करना मतलब उसमें से निकाल लेना, कुछ सेट असाइड कर लेना, साइड में ले जाना। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ है तो उसमें से हमने कुछ बचा के रख लिया। अगर हम चार्ज की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन जब ही होगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम उसका एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से था ये। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं इसको, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं इसको। हमने प्रॉफिट्स को प्लॉइंग कर लिया, तोड़ दिया। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन क्यों करा जाता है, ताकि इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेंथ में हो जाए। आउटसाइड द बिजनेस, अगर हमने रिजर्व को आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया है तो उसे हम बोलते हैं रिजर्व फंड। अगर हमने किसी रिजर्व को आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया है तो उसे हम रिजर्व फंड बोलते हैं। क्रिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट बट ओनली रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकाला हमने, कैसे निकालते हैं, सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर के, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट जो है अगर हम बात करें रिजर्व क्रिएट करने की, तो इससे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट तो कम हो जाएगा बट नेट प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट में से कम किया है, वो सेट असाइड किया गया है फ्यूचर के लिए। आगे हम बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, आप जानते होंगे 12th में आपने इन वर्ड्स को सुना होगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, अगर हमें डिबेंचर्स को वापस करना है तो उसके लिए हम रिजर्व तैयार कर लेते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, अगर हमें डिविडेंड देना है तो उसके लिए भी हम रिजर्व सेट असाइड कर लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों में डिफरेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ 11th क्लास। बाकी CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन में ही पूछ लिया जाता है। देखिए, बेसिस, प्रोविजन एंड रिजर्व, मीनिंग क्या है, मीनिंग तो पता चल गया। क्रिएटेड टू मीट अ नोन लाइबिलिटी, नोन लाइबिलिटी है बट अमाउंट हमें पता नहीं है। क्रिएटेड स्ट्रेंथन द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, ताकत देने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं, ताकि अगर बाद में कुछ दिक्कतें हों तो हम उसे रिजर्व के माध्यम से सुलझा सकें। आगे बात करते हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन। प्रोविजन जो कि एक खर्चा होता है, सैलरी जैसे कि खर्चा होता है, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिख के चार्ज कर देते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट इसे चार्ज कर दिया। और रिजर्व इन एन एप्रोप्रिएशन होता है, इसका मतलब कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख लिया, दैट इज रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर नोन लाइबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। ठीक है, एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने ऊपर पढ़ा था। स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड मीट टू अनफोर्सिबल लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी है जो अनफोर्सिएबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, उसके लिए हमने अभी से रिजर्व बना के रख लिए, तो ये गुड है, हमारे बिजनेस के लिए स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा। आगे बात करते हैं प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट क्या पड़ता है, डेबिट साइड में जाएगा। इट रिड्यूसेस रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। बेसिकली हम इसे प्रॉफिट लॉस नहीं, इसके लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, बोल सकते हैं। क्रिएशन की बात करते हैं। क्रिएशन इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो भी बनाएंगे, क्योंकि खर्चा है, सैलरी तो देनी ही पड़ती है, इसीलिए जैसे प्रोविजन एक सैलरी की नेचर का ही है बट अमाउंट नहीं पता, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो भी प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा, बट रिजर्व हमेशा प्रॉफिट के केस में ही बनेंगे। बचाया जब भी जा सकता है जब हमारे पास कुछ हो।
आगे बात करते हैं मोड ऑफ क्रिएशन। प्रोविजंस आर क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर वाली बात हो गई यहाँ पे, और इसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट करते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट, इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। एक तो ये लाइबिलिटी है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट की बात तो यहाँ खड़ी ही नहीं होती। अगर हम बात करें रिजर्व की, तो हाँ, हमने अपने प्रॉफिट में से बचाया है, तो कह सकते हैं कि हम इसे अपने आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेसेसिटी की बात करें, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी एज पर लॉ। हमें प्रूडेंस कंसेप्ट जो है फॉलो करना होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये लॉ के अकॉर्डिंग नेसेसरी है, बट प्रूडेंसी जो है यहाँ पर नहीं आती, इतनी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम बचाएं ना बचाएं ये बिज़नेस के ऊपर है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक लॉ में नेसेसिटी डाली गई है कि अगर तुमने प्रोविजंस नहीं बनाए जो कि लाइबिलिटी होने वाली है, तो ये गलत है, अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व। प्रोविजन के टाइप्स तो नहीं है, पर टाइप्स ऑफ रिजर्व हैं। रिजर्व के बारे में एक बार और मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक उसका, जिसमें मैंने रिजर्व वर्सेस कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टाइप्स ऑफ रिजर्व के बारे में बात करते हैं। दो तरह के टाइप्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जो है वो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन से बनता है, कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से बनता है। एक समरी में देखा जाए तो रेवेन्यू रिजर्व जो है वो फिर उसके दो पार्ट्स में बांटा गया है, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है वो जनरल पर्पज़ के लिए होता है, कोई पर्पज़ नहीं है। रिजर्व वैसे ही बनाया जाएगा, प्रॉफिट हुआ उसमें से सेट असाइड कर लिया गया। अब प्रॉफिट किस नेचर का है? अगर रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, रेवेन्यू नेचर मतलब हमने सेल करके, हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन से सेल करके पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट में से बचा के रख लिया, तो वो जनरल रिजर्व अगर हमने बनाया तो जनरल नेचर के लिए है, मतलब किसी भी काम में यूज़ करा जा सकता है। और स्पेसिफिक रिजर्व है, यानी कि इसका सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिजर्व किया गया है, तो हम उसे स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, अनफोर्सिंग कंटिजेंसी के लिए करा जाता है और इसे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। ये भी एक तरीके का एप्रोप्रिएशन है। रिजर्व तो सारे ही एप्रोप्रिएशन होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व की बात करें, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कैन बी यूटिलाइज फॉर दैट पर्पज़ ओनली। एन एग्जाम्पल डिविडेंड इक्वलाइजेशन, मतलब एक स्पेसिफिक पर्पज़ बनाया और हमने उसके लिए ही बनाया है रिजर्व, तो हम उसका यूटिलाइजेशन भी उसी पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए ही करेंगे। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ है बट ये होता रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन सब के लिए हमने स्पेसिफिकली रिजर्व बनाया है, तो इसका इस्तेमाल भी इसी को फुलफिल करने के लिए किया जाएगा। रिजर्व फंड हमने ऊपर भी पढ़ा था, इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़, मतलब हमने अपने बिजनेस के अलावा कहीं और इसको इन्वेस्ट कर दिया किसी और के बिजनेस में, तो हम उसे बोलते हैं रिजर्व फंड। कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं। दो टाइप्स थे, जिसमें हमने एक टाइप देखा रेवेन्यू रिजर्व जो रेवेन्यू नेचर की इनकम से होता है, और कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल नेचर की इनकम से क्रिएट किया जाता है या सेट असाइड किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कैसे बनाया जाएगा? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अर्नड, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। अगर हमने कोई एसेट बेची, एसेट बेचना 10,000 की एसेट अगर हमने 12,000 में बेच दी, तो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ तो हमारा क्या है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। तो उसी से हम बना सकते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, हमने एसेट को रिवैल्यूट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, 10 का शेयर 12 में बेच दिया तो 2 रुपये लिए हैं, उसको हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बोलते हैं, उसे हम कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं। प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, किसी और का बिजनेस खरीद लिया, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, तो वो कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का मतलब ही होता है बेसिकली कि रेयरली होना, मतलब एक रेगुलर पर्पज में, रेगुलरली ना होना, रेयरली होना। एक साल में नहीं, एक साल में एक बार हो रहा है, 2-3 साल में एक बार हो रहा है, 4-5 साल में एक बार हो रहा है, तो वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन जो बार बार होता है, साल में कई बार हो जाता है, या साल में कम से कम एक बार तो होता ही है। प्रॉफिट अर्न ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर जब्त कर लिए तब जो प्रॉफिट हुआ उसे भी हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मानते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हैं। अगर हम इससे सेट असाइड करेंगे प्रॉफिट, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और इससे हम डिविडेंड नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड, हम इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। डिविडेंड
तो पता ही होगा हम इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, क्योंकि ये डिविडेंड के लिए नहीं होता। डिविडेंड हमेशा जनरल रिजर्व से बांट सकते हैं, या हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट से बांट सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से बांट सकते हैं। बस 3 है। और चौथा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे रखी है डिविडेंड बांटने के लिए, चौथा वो है। तो डिविडेंड 4 तरीक़ों से ही बढ़ सकता है ओनली। आगे बात करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस एंड टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अमॉन्ग द इक्विटी शेयर्स। कैपिटल प्रॉफिट जो है राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है, ये भी मतलब कैन बी यूज, मतलब इसके लिए भी किया जा सकता है, कैपिटल लॉसेस एंड टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये था कुल मिला के प्रोविजंस एंड रिजर्व। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, खासकर 11th के एग्ज़ाम्स में। बाकी CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन में तो भी पूछ लेते हैं, उसमें मीनिंग और रिजर्व कुल मिला के पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।